इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी थी, तो वी नॉट स्पीड थी। अब वो जैसे जैसे मूव करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मूव करना स्टार्ट किया तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, कुछ वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। फिर उसके बाद आते आते यहाँ पे पोटेंशियल होगी, फिर फाइनली जैसे जैसे दूर जाएगा फिर इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगा, तो इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जानी चाहिए। तो इन्फाइनाइट पे भी स्पीड वी नॉट होगी। पहला चीज है कि स्पीड जिससे जा रहा था उसी से वो वहां पे इन्फाइनाइट पे भी मूव कर रहा होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा एप्लीकेबल है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। कहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जैसे ये दो पार्टिकल लेते हैं, ये अल्फा पार्टिकल है और ये हीलियम न्यूक्लियस है, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। तो गोल्ड का न्यूक्लियस है तो ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ही है। तो अगर ये फ्री होता तो इसका मोमेंटम कंजर्व होता, बट गोल्ड फॉइल को तो फिक्स करके रखा गया, गोल्ड फॉइल को फिक्स करके रखा गया, तो ये जो न्यूक्लियस है ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे में क्या होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम पे इंटरनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि इंटरनल है, उसके अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। इसीलिए कभी भी एफ एक्सटर्नल अगर होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। समझे ये बात? तो ये जो है लीनियर मोमेंटम हाँ कंजर्व, सर। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। और क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा, कैसे कंजर्व्ड होगा? तो एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व्ड होता है जब टॉर्क जीरो हो। क्या टॉर्क जीरो है? हाँ टॉर्क जीरो है। किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट द न्यूक्लियस। कैसे? कि मान लो कहीं पे ये यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ये जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये जो है इसको रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा है तो यहाँ से ये इसको भी इसे रिपेल कर रहा है यहाँ से। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो इस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस तो हैं, बट अगर मैं न्यूक्लियस ले लेता हूँ, जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उसी न्यूक्लियस के अबाउट अगर मैं देखता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का टॉर्क और एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क दोनों जीरो हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वैलिड है किसके अबाउट? अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्यों कंजर्व्ड है? क्योंकि टॉर्क उसी के अबाउट, जो नेट टॉर्क है वो उसी के अबाउट जीरो है। टॉर्क क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है, फोर्स उसी पॉइंट से पास करेगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये दो चीज़ है। तो अब इसमें थोड़ा सा, हाँ बोलो, बोलो रोहित। सर कोई भी पॉइंट के अक्रॉस तो बोल सकते हैं कि टॉर्क जीरो है, नहीं क्योंकि कोई, एल तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द ये आएगा, प्लेन आएगा डॉट, तो हमेशा वैसे ही घूमता रहेगा। नहीं नहीं, किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे, यहाँ से किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क नहीं जीरो होगा ना। सिर्फ एक ही पॉइंट है जिससे कि वो फोर्सेस पास हो रहा है। अगर मान लो कोई पॉइंट में लेता अच्छा हूँ जी सर। तो उससे जो है एफ एक्सटर्नल का टॉर्क कहाँ जीरो होगा? ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका एफ एक्स का और इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। बट जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो गोल्ड के न्यूक्लियस को होल्ड करके रख रहा है, उसका टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। आई बात समझ में? कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली अबाउट द न्यूक्लियस। तो इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो फिक्स है। तो ये मेरी इनिशियल डायरेक्शन थी और ये मेरी फाइनल डायरेक्शन है। फाइनल डायरेक्शन और इनिशियल डायरेक्शन का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल और हमारे लिए क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये फाइनली जो है ये वी नॉट स्पीड से जा रहा है, इसका मास m है, और यहाँ पे वी नॉट स्पीड से आ रहा था, इसका मास m था। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल? ये जो है ऐसे से ऐसे कहीं
ऐसे कहीं गया। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये जो है ये ऐसे गया। तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो है फिक्स्ड है, गोल्ड फॉयल वाला है, गोल्ड फॉयल का न्यूक्लियस ये फिक्स्ड है, ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज कितना हुआ, तो मोमेंटम चेंज हम निकालेंगे कि इनिशियल जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम ये है पी आई है, और ये है एम इंटू वी नॉट। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी क्यों सेम है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व्ड क्यों है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये m इंटू वी नॉट, एम इंटू वी नॉट इनिशियल मोमेंटम है, और ये फाइनल मोमेंटम जो फाइनल की डायरेक्शन है, ये जो है फाइनल मोमेंटम है, पी फाइनल इज इक्वल टू एम इंटू वी नॉट। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल मतलब माइनस पी इनिशियल। तो यहाँ से माइनस ऑफ पी इनिशियल का मतलब क्या है, इसका अपोजिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट इज एंगल बिटवीन इनिशियल और फाइनल, व्हाट इज एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, थीटा। टेल टू टेल एंगल देखते हैं, तो ये इनिशियल डायरेक्शन था, ये फाइनल डायरेक्शन था। व्हाट इज एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, दैट इज थीटा, स्कैटरिंग एंगल, टेल टू टेल। तो ये टेल टू टेल एडजस्ट कर दिया। तो ठीक है, तो डेल्टा पी हमें फाइंड करना है चेंज, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या है वो, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये हमारा पी इनिशियल है और पी फाइनल है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 mv नॉट स्क्वायर, और एंगल है कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो यहाँ से देखो ये 2 mv नॉट स्क्वायर होगा, 2 mv नॉट स्क्वायर में mv नॉट को कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर एट में 2 आएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। 1 माइनस कॉस थीटा में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कहते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या 2 अल्फा, 2 sin² θ/2। हाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा एम वी नॉट इंटू, तो अल्फा की जगह यहाँ थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। सर वो α/2, हाँ ठीक है सर। 2 अल्फा है, 2 अल्फा है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 mv नॉट साइन थीटा बाई 2, 2 mv नॉट साइन थीटा बाई 2। सो चेंज इन मोमेंटम जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज वेक्टर फाइनल माइनस वेक्टर इनिशियल का, वो हो जाएगा 2 mv नॉट साइन थीटा बाई 2। पहले तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे दिया हुआ होगा स्कैटरिंग एंगल इतना, इनिशियल इनिशियल अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कुछ गिवन है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी गिवन है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। तो ये बस ये सिंपल जो है 2 mv नॉट साइन थीटा बाई 2, इसको याद भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी। अब डेल्टा पी के बाद फिर क्या करना है हमें कि इम्पैक्ट पैरामीटर का इक्वेशन निकालना है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का इक्वेशन निकालने के लिए अब ये वेक्टर्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, ज़्यादा नहीं है, बस हम इक्वेशन वही अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन सा भाई, देखो कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल बी। तो इम्पैक्ट पैरामीटर में मोमेंटम का चेंज किधर हुआ,
इम्पैक्ट पैरामीटर कि मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, कि यहाँ से आ रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अल्फा पार्टिकल्स आ रहा था, अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे चला गया, अल्फा पार्टिकल ऐसे चला गया, यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस है, यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस है, और ये मान लो आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचा, अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसको ये रिपेल कर रहा होगा, तो ये जो है एफ एक्ट कर रहा है। अब ये जो है ये एंगल, ये जो है एक सेंट्रल लाइन है। कहोगे सेंट्रल लाइन क्या है? सेंट्रल लाइन वो है जिधर की मोमेंटम में चेंज है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो है डेल्टा पी की लाइन है, डेल्टा पी वेक्टर की लाइन है। ये लाइन कैसे पता चला? ये लाइन पता चल गया हमें पैरेललोग्राम लॉ से। कैसे? ऐसे, ये हमारा फाइनल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर है, और ये जो है फाइनल वेक्टर है। तो हमें क्या फाइंड करना? डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है, डेल्टा पी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि फाइनल वेक्टर पे क्या ऐड करना है? माइनस ऑफ पी इनिशियल वेक्टर, माइनस ऑफ पी इनिशियल वेक्टर। तो माइनस ऑफ पी इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है? उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये जो होगा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। ये जो है फाइनल वेक्टर और ये है इनिशियल वेक्टर। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा डेल्टा पी, ये हो गया डेल्टा पी। अब डेल्टा पी का जो एंगल है फाइनल लाइन के साथ, ये एंगल है। ये अब पता है कि भाई पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो ये उसके एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा। एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा तो एंगल बाइसेक्टर क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? टोटल एंगल क्या पाई माइनस थीटा होगा? टोटल एंगल पाई माइनस थीटा होगा। टोटल यस। पाई माइनस थीटा होगा, तो जो फाइनल डायरेक्शन और इनिशियल डायरेक्शन का जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा बाई टू, पाई माइनस थीटा बाई टू, पाई माइनस थीटा बाई टू। तो ये जो लाइन है, ये फाइनली लाइन है, और ये जो इनिशियल है, ये एंगल हो जाएगा कितना? ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई टू, और ये एंगल भी हो जाएगा जो इनिशियल लाइन है, और ये जो लाइन है ये भी है पाई माइनस थीटा बाई टू। कि जो मोमेंटम है वो यहां से ऐसे अल्फा पार्टिकल चला गया, तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम में चेंज है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल लाइन एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग है। एंगल बाइसेक्टर कितना है? ये जो एंगल है, ये जो कर्व एंगल बना रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल ऐसे गया था, उसका मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन में है, डेल्टा पी। वो हमें कैसे पता चला? भाई इनिशियल मोमेंटम और माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसमें किसी को कोई डाउट? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पैरेललोग्राम से ये डायरेक्शन पता चली। अब इस डायरेक्शन से कोई एंगुलर पोजीशन यहाँ पे फाई है, कोई एंगुलर पोजीशन फाई है, कोई भी एंगुलर पोजीशन इस लाइन से जिधर डेल्टा पी है। तो अब थोड़ा सा इसमें ये अप्लाई करना पड़ेगा कि इसके मोमेंटम में चेंज है, तो मोमेंटम में चेंज हमेशा आता है हमें इंपल्स से। इंपल्स यहाँ पे कौन दे रहा है? इंपल्स दे रहा है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का इंपल्स जो है वो क्या होगा? फ्रॉम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, फ्रॉम IMT, फ्रॉम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, J इज इक्वल टू डेल्टा पी। और J क्या होगा? J हो जाएगा एफ डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इम्पल्स जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो इसी लाइन के लॉन्ग हुआ है, बट किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो फोर्स तो कहीं पे भी है। फोर्स अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स इस लाइन में है, पार्टिकल एकदम इन्फिनिटी पे है तो फोर्स किधर है? फोर्स बिल्कुल इसी लाइन के लॉन्ग हो जाएगा, फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग हो जाएगा। तो जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे है तो क्या उस मोमेंट पे फाई की वैल्यू पाई बाई टू माइनस थीटा है? फोर्स चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब पार्टिकल इनफाइनाइट पे चला गया तो ये जो फोर्स, ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर का एंगल इसी एंगल के बराबर है। ये कौन सी लाइन है? ये डेल्टा पी की लाइन है। डेल्टा पी हमने फाइंड किया अभी, डेल्टा पी फाइंड किया। मोमेंटम चेंज इसी लाइन के लॉन्ग हो रहा है। इस लाइन से फोर्स का जो वेरिएशन कैसे हो रहा है? जब पार्टिकल इनफाइनाइट पे है तो वो लाइन बिल्कुल इसी लाइन के लॉन्ग, मतलब पाई माइनस थीटा बाई टू है। और फिर जब पार्टिकल दूसरे साइड इनफाइनाइट पे चला गया तो फिर से ये रेडियस यहाँ से देख लो, यहाँ से ये फोर्स अप्लाई करता रहेगा, ये फोर्स अप्लाई करता रहेगा कंटिन्यूअसली ऐसे।
तो कंटिन्यूसली ऐसे अप्लाई करेगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो जब पार्टिकल अपोजिट इन्फिनिट पे पहुंचेगा फिर से, तो फिर से एंगल कितना हो जाएगा, फोर्स इसी के लाइन के लॉन्ग हो जाएगा ऐसे। तो ये जो एंगल है, जो डेल्टा पी और फोर्स का एंगल, फोर्स का जो एंगल है वो इस लाइन से वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टोटल। कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके पाई माइनस थीटा तक चेंज हो रहा है फोर्स का एंगल। तो हमें इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, पूरा फोर्स नहीं कर रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट कर रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट है, फोर्स इधर है, तो इस डेल्टा पी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कौन सा हो गया, एफ कॉस फाई। फोर्स कौन सा हो गया, ये हो गया एफ कॉस फाई। तो एफ कॉस फाई जो है इस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम चेंज कर रहा है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस, और उसके बाद एक इक्वेशन अप्लाई करके आ जाएगा कि जो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, इस इक्वेशन में हो जाएगा एफ कॉस फाई, एफ कॉस फाई इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, हमें ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है। एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ है कौन सा फोर्स, एफ जो है वो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में। तो ये डिस्टेंस, तो ये जो है यहाँ पे आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। तो अगर आर डिस्टेंस है तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू के, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस फाई इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब यहाँ से फाई जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो फाई को, फाई का जो चेंज है उसको, फाई और टाइम में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, और फाई में और टाइम में जो रिलेशन आएगा वो आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। फाई और टाइम में रिलेशन आएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी पॉइंट के बीच में, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, पार्टिकल जब बिल्कुल इन्फाइनाइट पे है, बिल्कुल इन्फाइनाइट पे है तो ये वी नॉट है, इसकी वेलोसिटी m है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल क्या है, ये लाइन थी, और मुझे इसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट फाइंड करना है, तो इससे लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा एम वी नॉट इंटू बी, हो जाएगा एम वी नॉट इंटू बी इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो इस पॉइंट पे आया है, तो इस पॉइंट पे जो है क्या है, इसका जो है थीटा, ये जो फाई है वो फाई जो है वो चेंज कर रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो है रोटेशन टाइप का है। सर म्यूट हो गया। ये जो है इसका जो है रोटेशन टाइप का है। तो इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आई इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा क्या होगा, यहाँ पे इस इंस्टेंट पे अगर ये फाई है तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पार्टिकल है एम आर स्क्वायर इंटू आई ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, जिस रेट से इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये जो है ओमेगा किसी रफ्तार से चेंज हो रही है जैसे जैसे वो क्लोज आ रहा है। तो जैसे जैसे क्लोज आ रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं कि आई इंटू ओमेगा। तो आई इंटू ओमेगा हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो इस इक्वेशन से ये हो जाएगा कि एम वी नॉट इंटू बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। तो ये जो है कैंसिल आउट होगा और यहाँ से आ जाएगा डी टी, डी टी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी फाइव डिवाइडेड बाई वी नॉट बी। ये इक्वेशन हो जाएगा 2, इक्वेशन 2 होगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे कि आर स्क्वायर और डी टी को एक साथ कंबाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा के इंटू 2e फ्रॉम 1 and 2 k 2e z e cos phi इंटू डी फाइव डिवाइडेड बाई वी नॉट बी इज इक्वल टू डेल्टा पी, इज इक्वल टू डेल्टा पी।
तो ये हो जाएगा cos फाई dt बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई डी फाई वी नॉट इंटू बी और फाई की वैल्यू कितनी चेंज होगी? फाई की वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ से तो फाई का वेरिएशन जो है फोर्स का एंगल है किसके साथ, जिधर डेल्टा पी की डायरेक्शन है। क्यों वाई डायरेक्शन ले रहे हैं? क्योंकि मोमेंटम चेंज उसी डायरेक्शन में हुआ है, तो फोर्स का वही कंपोनेंट लेना है जो उस डायरेक्शन में है। तो उसको एफ इंटू डी टी लिया है, तो वहाँ पे जो फोर्स का एंगल है वह वेरी कर रहा है। तो वेरिएशन के लिए हमने टाइम और फाई में रिलेशन निकाला, कहाँ से? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। तो अब फाई की वैल्यूज के बारे में सोचो, फाई वैल्यू करेगा कहाँ से कहाँ तक? पाई बाई टू। फाई जो वेरिएबल होगा वो कहाँ से? पाई माइनस थीटा बाई टू से अपोजिट साइड में, मतलब एक एंगल, ये जो है हमें मेजरमेंट है यहाँ से, ये है मेजरमेंट यहाँ से है, तो एक साइड अगर हम एंगल लेते हैं पाई माइनस थीटा बाई टू, तो दूसरे साइड क्या लेना पड़ेगा? माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू, माइनस, क्योंकि एंगल का तो सेंस ऑफ रोटेशन होता है। तो टोटल कवर करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए एक को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या होगी? माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा बाई टू, अपर लिमिट क्या होगी? प्लस ऑफ पाई माइनस थीटा बाई टू, पाई माइनस थीटा बाई टू। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा के इंटू टू ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई वी नॉट बी कॉस फाई इंटू डी फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन फाई का की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 mv0 साइन थीटा बाई टू, 2 mv0 साइन थीटा बाई टू। अब इसको पुट कर देंगे, ये पुट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ से आएगा माइनस कॉस थीटा बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v के इंटू टू ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई वी नॉट बी इंटू टू कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2 mv0 साइन थीटा बाई टू। तो ये 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आएगा ये 2z ई स्क्वायर इंटू के बाई mv0 स्क्वायर इंटू कॉट थीटा बाई टू इज इक्वल टू बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r जो b है, b इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा हाफ mv0 स्क्वायर, ऐसे बोल लो कि यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो b इज इक्वल टू के मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉट थीटा बाई टू। ये होगा इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन, इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन। बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर, थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल। थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है, कितना है? क्या इम्पैक्ट पैरामीटर जितना बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, थीटा डिक्रीज होता जाएगा, थीटा जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। कॉट थीटा जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर बी बढ़ता जाएगा, बी इंक्रीज होगा, तो थीटा जो है वो डिक्रीज होगा। बी अगर डिक्रीज होगा तो थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा। बी बिल्कुल जीरो होगा, जीरो होने का मतलब है बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन, तो उस केस में कॉट थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बी जीरो मतलब कॉट थीटा की वैल्यू थीटा बाई टू की वैल्यू जीरो, इसका मतलब थीटा बाई टू की वैल्यू जो है वो पाई बाई टू हो जाएगी, तो थीटा जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री। बी जीरो, तो जो स्कैटरिंग एंगल है वो 180 डिग्री है।
समझे कि एकदम हेड ऑन है, तो जो एक आध पार्टिकल मिल रहे हैं 10,000 में से 10,000, 20,000 में से एक, 20,000 में से कोई एक अगर होगा तो वही 180 डिग्री सफर करेगा। बाकी सारे सो 10,000 में से तो 14 ही जो है 1 डिग्री कर रहा है। उसमें से एक 8,000 में से जो है एक, वो तो 90 डिग्री कर रहा है। तो मतलब कहीं 20,000 में से जो है एक है वो जाके न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा तो वो रिटर्न होगा। तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा। तो इसको तुमको याद रखना है क्या चीज, कि ये पॉइंट जो है ये क्वेश्चन एज सच छोटा पार्ट इसका आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में या नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो किस पॉइंट के लिए है, मोमेंटम में चेंज कितना होगा, और फिर ये लास्ट में ये इक्वेशन B is equal to 1/4 epsilon naught Z square by kinetic energy into cot theta by 2। ये इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी इसके जो पॉइंट है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है एंगुलर मोमेंटम और ये कंजर्वेशन अप्लाई करके, समझे कुछ? हाँ सर। सर हाँ, सर हम लोग लीनियर मोमेंटम खाली इसलिए कंजर्व किए क्योंकि हम लोग को डी मतलब फाई और टी के बीच में रिलेशन लाना था ना। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। हाँ बी फाइंड करना है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए फाई और टी के लिए, ओमेगा के लिए आई ओमेगा लिख लिया, या वहां पे भी एम वी आर लिख सकते हैं। एम वी आर तो वहां पे भी छोटा एंगल वेंगल लेना पड़ेगा, तो यही चीज आएगा कि वेलोसिटी जो है उस लाइन के लॉन्ग है, किसी एंगल पे है, फिर उसके साथ है, तो वहां पे भी एम वी आर लिखेंगे, बट वहां की आर डिस्टेंस लेंगे, वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, तो वो वही आ जाएगा ओमेगा के टर्म्स में। तो सीधे सीधे उसको हम रोटेशन होता हुआ अगर मान लेते हैं तो आई इंटू ओमेगा, मतलब एम आर स्क्वायर उस पॉइंट का इंटू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी फाई बाई डी टी। तो पुट कर दिया तो फाई और टी में रिलेशन आ गया। तो एक है जनरल, पहला पॉइंट है मोमेंटम चेंज, दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज, तीसरा पॉइंट है कोई रैंडम पॉइंट से पे फोर्स और उस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द मोमेंटम चेंज, फिर उससे जो है उसका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी, एफ जो है किसके लॉन्ग, मोमेंटम चेंज के लॉन्ग, फिर वहां से आया कॉस फाई डी टी, कॉस फाई डी टी को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमने रिप्लेस कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया विथ प्रॉपर लिमिट, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, ये तो के है, ऐसे याद रख सकते हो के जेड स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी, तो इंटू कॉट थीटा बाई 2, कहीं पे 2 तो सब ठीक है, 2 तो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, तो इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, बी इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर बी इंक्रीज होता है, बी इंक्रीज होता है स्कैटरिंग एंगल डिक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज होगा। तो इसमें एक ग्राफ है, ये ग्राफ जो है एक और रिलेशन है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे उनके लिए भी एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है, एंड जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, मतलब ये जो वैल्यूज हैं वो प्लॉट करते हैं, अगर हम प्लॉटेड हैं कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है वहाँ से जो है हमने जैसे रैंडम वैल्यूज अगर प्लॉट किया हुआ है, तो ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्टेड, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो एन थीटा वर्सेस थीटा का ये वेरिएशन है। व्हाट इज एन थीटा? एन थीटा जो है वो अल्फा पार्टिकल का नंबर है, अल्फा पार्टिकल का नंबर है। तो ऐसा वेरिएशन है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल कम होगा तो नंबर ज़्यादा है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे जो है प्लॉट किया गया है, तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। इधर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, तो वो प्रोपोर्शनलिटी ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ से लेके 180 डिग्री तक है, 180 डिग्री तक प्लॉट होगा, 180 डिग्री पे भी कुछ मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है।
ठीक है, तो यस इतना सर। रखते हैं, इसको एक बार देख, यस सर। उसके बाद फिर थोड़ा बोर्ड्स बोर्ड्स का जो भी पड़े हुए बोर्ड्स वाला एक बार एक रीडिंग कर लोगे।